हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 25 फरवरी से लेकर कहाँ तक रहेंगे, 2 मार्च तक। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। ये आपके पेपर पर्सपेक्टिव से हर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि हम एक एक चीज़ को सीख पाएँ और समझ पाएँ कि क्या बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आपके पास 25 से लेकर 2 मार्च तक के करंट अफेयर्स। तो पहले करंट अफेयर पे आते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब तोड़ के इसको समझेंगे, पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या कहानी बोली जा रही है। देखिए पहली न्यूज़ कह रही है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अब जरा इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? ब्याज। ब्याज को ही कहते हैं इंटरेस्ट यहाँ पे। तो ब्याज को इक्वल करने के लिए कोई स्कीम थी जो कि 2015 में आई थी। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बन गया कि ये स्कीम आई कब थी। तो आपको याद रखना है 2015 में। इस स्कीम ने आगे 5 सालों के लिए कॉन्टिन्यूटी में होना था, मतलब 2015 से लेके 20 तक इसने चलना था। बट बाद में फिर इसको क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। और अब फिर से इसे एक्सटेंड कब तक किया जा रहा है? तो 2024 तक इसको क्या किया जा रहा है? एक्सटेंड किया जा रहा है। और वो भी कब तक? तो जून 2024 तक। तो यहां तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आई थिंक। पहला कहता है इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे ब्याज। ब्याज को इक्वल करने की कोई स्कीम थी जो कि कब आई थी? 2015 में। इनिशियली कितने सालों के लिए थी? 5 सालों के लिए थी। 5 सालों के बाद इसे फिर एक्सटेंड किया गया और लास्ट में अब इसे कहाँ तक कर दिया गया है? जून 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये स्कीम मेरे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? तो हमें समझना है कि जो इंडिया में इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं, स्पेशली एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें, ये उनके लिए स्कीम है। समझते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है आरबीआई अनाउंस्ड दैट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके बारे में मेंशन कर रहा है यहाँ पे? एक्सपोर्ट क्रेडिट वाज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल, कब तक बढ़ गई है अब ये? 30 जून 2024 तक, जिसमें एडिशनल एलोकेशन कितना दिया जाएगा यहाँ पे? 2500 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर रखना है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और। देखिए क्या कहता है। कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन इज फॉर द मैन्युफैक्चरर। अब इस वर्ड पे थोड़ा सा जोर देंगे। कौन होता है मैन्युफैक्चरर? जो किसी भी सामान को बनाता है। और मर्चेंट एक्सपोर्टर हम किसे कहते हैं? जो उस सामान का क्या करता है? जो उस सामान को बेच रहा है, मतलब जो बना हुआ माल है जो उसको बेच रहा है, आप उसे क्या कहेंगे? मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टिंग अंडर 410 हार्मोनाइज्ड सिस्टम। अब ये हार्मोनाइज्ड को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इस वर्ड का मतलब हो गया आइटम्स। आइटम्स मतलब यहाँ पे सामान। तो यहाँ पे क्या बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है, मर्चेंट एक्सपोर्टर जो उसे बेच रहा है, और कितने आइटम्स के लिए? तो कितने आइटम्स के लिए हुआ है? 410 आइटम्स के लिए द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन। अब मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट के लिए कितना रहेगा यहाँ पे? इक्वल 2%। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, अब कितना कर दिया गया? इसको 2% यहाँ पे कर दिया गया है। अब आता है यहाँ पे एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब एचएस गाइडलाइन समझ में आ गया ना आपको? एचएस लाइन का मतलब क्या हो गया कि कितनी आइटम्स की वो बात कर रहा है। द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट विल बी एट, कितना होगा यहाँ पे? 3%। तो एमएसएमई वालों के लिए 3% की छूट होगी और यहाँ पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट होगा यहाँ पे? तो 2% का होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक पहले बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगला कहता है द कैप ऑन सबवेंशन अमाउंट। सबवेंशन का मतलब होता है वो जो ब्याज वाली अमाउंट है। कहता है द एनुअल नेट सबवेंशन अमाउंट इज ऑलरेडी लिमिटेड टू 10 करोड़ पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर विच इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो पहले ऐसा था कि इस पे किसी भी तरीके की कोई लिमिट, कोई कैप नहीं थी। बट अब यहाँ पे ये जो स्कीम है, जो ब्याज वाला जो अमाउंट है, इसके ऊपर कितना कैप लगा दिया गया है? तो आपको याद रखना है 10 करोड़ का कैप यहाँ पे कैपिंग कर दी गई है, मतलब अब रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है अपने पास। तो पहली न्यूज़ किससे रिलेटेड आती है अपने पास? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम से रिलेटेड आती है। अब देखिए यहाँ से एक दो फैक्चुअल और सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, आरबीआई की स्थापना
स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी हमारे पास, तो आप क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में कि 1 अप्रैल कब हुई थी यहाँ पे, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है पहले कौन हुए, ऑसबॉर्न स्मिथ हुए। ऑसबॉर्न स्मिथ कौन हुए यहाँ पे, पहले गवर्नर हुए। और अभी गवर्नर कौन है, तो आप याद रखेंगे शक्तिकांत दास, क्लियर रखना है आपने। अभी कौन हुए हमारे पास यहाँ पे, शक्तिकांत दास। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो आपको सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर आते हैं हेडक्वार्टर इसके, मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा हाँ, इतना ही आप याद रखेंगे। पहले ऑसबॉर्न स्मिथ के बारे में, ये पहले गवर्नर हो गए आरबीआई के। और सेकंड आपको क्लियर रखना है कि अभी कौन है अपने पास, तो अभी है शक्तिकांत दास। चलिए, तो ये थी आपके पास पहली न्यूज़। ये किसके लिए थी, तो मैंने आपको बता दिया कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम को लाया गया था। अगला आता है इसके बाद सेकंड देखते हैं क्या आता है, 16th ट्राइलेटरल। अब यहाँ पे वर्ड पे आंसर लिखा हुआ है, ट्राई मतलब हो गया 3 लोगों की, तो ट्राइलेटरल एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है दोस्ती 16। क्या नाम है इसका, दोस्ती 16। अभी अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप सबने देखा होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया था, 1 फरवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1 फेब को मनाया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं किस किस की एक्सरसाइज है। पहला, द इंडियन कोस्ट गार्ड, the Sri Lankan Navy, the Maldives National Defense Force are jointly conducting the, अब ये 3 मिलकर क्या कर रही है यहाँ पे, एक एक्सरसाइज कर रही है, जो कि कौन सा एडिशन है, 16th है, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। और नाम क्या है इसका यहाँ पे, दोस्ती। और ये कहाँ पर हुई है, तो मालदीव्स में हमें देखने को मिलती है। दोस्ती एक्सरसाइज वॉज इनिशिएटेड बिटवीन द कोस्ट गार्ड्स ऑफ मालदीव इंडिया इन 1991 एंड इंक्लूडेड श्रीलंका सिंस 2012। तो आपको याद रखना है दोस्ती किस किस के बीच की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, तो आप याद रखेंगे श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। जरा देखेंगे, अगर हम सबको पता है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में हम बात करते हैं ना, इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में बात। तो इंडिया के बॉर्डर्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज हैं, मतलब ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो क्या बॉर्डर शेयर करती हैं, वाटर बॉर्डर भी कह सकते हैं आप या सी बॉर्डर कह सकते हैं। उस सी में अपने पास 2 देश आते हैं, एक कौन सा आता है यहाँ पे, मालदीव्स आता है, प्लस एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, श्रीलंका। एक कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, श्रीलंका। तो ये आप अपने पास क्लियर रखेंगे, जितना ईजी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मालदीव्स की कैपिटल भी क्या आती है, तो हम सबको पता है यहाँ पर माले आती है। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया एक चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, उस चैनल का नाम आता है पाक स्ट्रेट। क्या नाम आता है इसका, पाक स्ट्रेट। बच्चे कई बार स्पेलिंग लिखते हैं STRA, वो वाला स्ट्रेट नहीं है, सीधा वाला स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब हो गया ये एरिया। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब हो गया नैरो चैनल है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो 16th ट्राइलेटरल किस किस के बीच में हुई है, श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। चलिए, अगला करंट अफेयर वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए थोड़ा सा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ध्यान देंगे, इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल की बात कर रहा है। कोऑपरेटिव अलायंस हुआ है जो कब का एडिशन है, 2023 का एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट इंडिया की। अब यहाँ पे समझते हैं इंडिया की, जो आप सबने अगर कभी खाद खरीदी है, जमीनों में जो खाद डाली जाती है उनके बैग के ऊपर ये लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है इफ्को मतलब इंडियाज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज टॉप्ड द 300 कोऑपरेटिव रैंक बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टर्नओवर जीडीपी। तो इसका जीडीपी ज्यादा है, हमें याद रखना है, ये आपको क्लियर रखना है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इफ्को के बारे में। और ये किसके क्या काम करती है, तो ये फर्टिलाइजर्स को तैयार करती है, और फर्टिलाइजर से एक रेवोल्यूशन कनेक्टेड है जिसका आंसर आता है आपके पास ग्रे रेवोल्यूशन। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि
ग्रे रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो आपको क्या टिक करके आना है यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स। क्या आंसर टिक करेंगे आप वहां पे, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कहता है, अब कहता है इंडिया का जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, जिसका नाम आता है आपके पास यहाँ पे अमूल, तो अमूल की फुल फॉर्म आए तो आप ध्यान रखेंगे, हैज बीन रैंक्ड सेकंड फॉलोड बाय, अब इसका रैंक सेकंड है और थर्ड किसका आता है, तो फ्रांस का एक ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल है, वो आता है यहाँ पर आपके पास थर्ड। अगर हम इंडिया इफ्को का रैंक देखें तो 72nd रैंक है, रैंकिंग इन टॉप 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर के बेसिस पे देखें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखा है नोंगह्यूप द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ साउथ कोरिया टॉप्ड इन दी वर्ल्ड, तो ये आपको क्लियर रखना है अपने पास। ठीक है, इफ्को आ गया अपने पास, और इफ्को की जब हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमारे इफ्को का, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में। और ये बना कब था, तो आप याद रखेंगे 1967 को इफ्को की स्थापना की गई थी। क्या काम है इसका मेजरली, तो इसका मेजर काम है फर्टिलाइजर्स को तैयार करना और उस फर्टिलाइजर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आपने खेत वेत लगाए तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगली आती थर्ड हमारे पास। अब ये करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन देखा जा सकता है। हम सबको पता है कि हमारा एक दौर आ चुका है जिसमें हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। कहता है आरबीआई अमेंडेड द मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रीपेड। अब प्रीपेड आपको पता चल गया, पहले वाली की बात कर रहे हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू परमिट ऑथराइज्ड बैंक एंड नॉन बैंक PPI users to issue PPIs for making payment across various public transport system। अब समझ लेते हैं इसके बारे में क्या बात है ये। ठीक है, देखते हैं। मतलब एक ऐसा कार्ड बनाने की बात हो रही है, एक ऐसा वॉलेट बनाने की बात हो रही है जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे हमें, जिससे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या कर सकते हैं, जो हम सफ़र करने वाले हैं उसको डिजिटल तरीके से, मतलब जो भी हम यहाँ पर सफ़र करेंगे उसको उसमें डिजिटल तरीके से टिकट हो गई, बाकी और भी सीट हो गई, इन सब चीज़ों का क्या कर पाएंगे हम यहाँ पर भुगतान कर सकेंगे। तो जब भी हम पीपीआई की बात करते हैं बच्चे, तो पीपीआई क्या होता है समझते हैं इस बात को, जो हमने यहाँ पर पढ़ा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें जमा किए हुए पैसों से आप क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का भुगतान कर सकते हैं, आप उनको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं। ठीक है, इसी पीपीआई के अंदर क्रेडिट कार्ड आते हैं, डेबिट कार्ड्स आते हैं आपके पास, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बोलने का मतलब है आपका खाता वहां पर होना चाहिए बैंक के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब इससे क्या होगा, देखिए अभी समझ गए ना पीपीआई मतलब क्या हो गया आपके पास। अब इससे क्या फायदा होगा कि इट एम्स टू ऑफर कन्वीनियंस, स्पीड, अफोर्डेबिलिटी, सेफ्टी ऑफ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट टू कम्यूटर्स, जो कि क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब उसमें क्या क्या आ सकता है, मेट्रो आ सकता है, बसेस आ सकती हैं, रेल आ सकती हैं, वाटरवे, टोल, पार्किंग, ये सब आ सकता है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या बोला गया है, कहता है पीपीआई आर इंस्ट्रूमेंट जो फैसिलिटेट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आगे कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इनेबल रेमिटेंस फैसिलिटी एक्सेट्रा अगेंस्ट द वैल्यू शॉर्टेड देयर इन एंड इट कैन बी इशूड बाय बैंक और नॉन बैंक्स, दोनों इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या लाने की कोशिश करी यहाँ पे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पीपीआई को इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई है। और मैंने आपको बता दिया कि पीपीआई क्या होते हैं, इजी भाषा में समझे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपने पैसा जमा करके रखा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपने पैसा जमा करके रखा और उस पैसे का आप यूज कर पा रहे हैं किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। ठीक है, तो आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में कैपेबल हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अब आरबीआई के बारे में हमने बेसिक फैक्ट अभी देखा कि 1 अप्रैल 1935 को क्या बना था हमारे पास, आरबीआई बना था। सेकंड हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आता है। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि पहले गवर्नर कौन हुए, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ हुए। और अभी जो एट प्रेजेंट हमारे पास गवर्नर है वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो कौन है अभी हमारे पास, वो आते हैं शक्तिकांत दास। चलिए अगली आती है न्यूज़ अब हमारे पास। चलिए कहते हैं इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं
मनोहर जोशी, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अभी हमारे बीच में नहीं है। कहते हैं ये पहले सीएम भी रहे हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ के सीएम रहे हैं? तो हमें याद रखना है महाराष्ट्र के। और कब से कब तक? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1995 से लेके 1999 तक ये क्या रहे हैं? वहाँ पे सीएम रहे हैं। और उसके अलावा स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा के, याद रखेंगे हम, स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा के। तो कब से कब तक रहे हैं स्पीकर? ये 2002 से लेकर 2004 तक, और 86 की उम्र में इनकी क्या हो गई? यहाँ पे डेथ हो चुकी है। इन्होंने ही सर्व्ड एज अ सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ही वाज द फर्स्ट लीडर फ्रॉम द अनडिवाइडेड शिवसेना, जो आज टूट चुकी है, अगर आप सबको पता हो, टू ऑक्यूपाई द सीएम पोस्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे स्पीकर पे क्वेश्चन आता है, तो एक आपको याद रखना है कि इंडिया के पहले, इंडिया की बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, इंडिया के पहले स्पीकर कौन हुए? तो आप सबको पता है कौन हुए? जीवी मावलंकर। तो ये आपको याद रखना है कि कौन हुए पहले आपके पास यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास कौन हुए? जीवी मावलंकर हमारे पास पहले स्पीकर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला भी हो गया अपने पास। अब हम आते हैं अगली न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे। चलिए, कहता है सेंट्रल एक्साइज डे 2024 फरवरी 24 को मनाया गया। कहता है सेंट्रल एक्साइज डे को हम कब मनाते हैं? तो 24 फरवरी को मनाते हैं। और ये किसके कंट्रीब्यूशन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीबीआईटी मतलब यहाँ पे सीबीआईसी आ जाएगा वैसे, ये टैक्सेस और कस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो हम भुगतान कर रहे हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू किसी और को, सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर कहा जाता है। कहता है द डे ऑल्सो कोमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द enactment of Central Excise and Salt Act 1944 on 24th February 1944. CBIC is the administrative authority जिसका काम क्या है यहाँ पे? कस्टम हाउस, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स को देखना। आप मुझे बताएंगे जीएसटी के साथ कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, सॉरी आर्टिकल और अमेंडमेंट कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना है सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, तो आप क्लियर रखेंगे कब मनाया जाता है ये 24 फरवरी को। चलिए अगला, धर्म गार्जियन की बात कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज आप पहले भी न्यूज़ में रही है, ये ध्यान रखेंगे आप। इंडिया और जापान की एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन हुआ है? तो भाई 5वां एडिशन हुआ है। कौन से राज्य में हुआ है? तो आपको याद रखना है कौन से राज्य में हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और इसका एम क्या है कि मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे साथ ही साथ हिरोशिमा डे और नागासाकी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी डे कब मनाया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से इसका संबंध है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना सा आप क्लियर रखेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है भी अपने पास? तो जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक है, और सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो सबको पता है सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं हमारे पास यहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा आर्मी डे कब मनाते हैं? तो आपको याद है 15 जनवरी को। इस साल कौन सा एडिशन मनाया गया था? तो 76th आर्मी डे इस साल मनाया गया था। धर्म गार्जियन किसके साथ है, किसके साथ आती है हमारी ये एक्सरसाइज? तो आपको याद रखना है किसके साथ आती है ये? इंडिया और जापान के साथ। चलिए अगला देखेंगे, इंडिया बांग्लादेश कोलैबोरेटेड फॉर ट्रांस बाउंड्री। अब ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांस बाउंड्री मतलब बाउंड्री के आर पार, ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन। देखते हैं, अगर आपको पता हो बच्चे, तो बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। सबको पता होगा इसके बारे में, लगभग हम 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। शॉर्टेस्ट करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ, लॉन्गेस्ट करते हैं हम किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये आपको क्लियर रखना है। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ एरियाज भी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें एक आपको याद रखना है असम आ जाता है, एक आपके पास आ जाता है वेस्ट बंगाल, एक आप देखेंगे तो मिजोरम आ जाता है, एक आप देखेंगे तो त्रिपुरा आ जाता है, और एक आ जाता है आपके पास मेघालय। ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास मेघालय। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सा आया? असम,
वेस्ट बंगाल, उसके बाद मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये क्या करते हैं, इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए, बांग्लादेश और इंडिया की लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है हमारे पास और न्यूज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बनती हैं। देखिए, पहला कहता है कि इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है, तो जॉयमोनी बगेरहाट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का है, बांग्लादेश का। इसमें क्या है कि हमें टाइगर को कंजर्व करना है, कहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश, कहाँ पे, सुंदरबन। अगर आपको पता हो तो सुंदरबन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। क्या आता है आपके पास, ये इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा हमें देखने को मिलता है, कौन सा, सुंदरबन, जिसमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं हमें, मैंग्रोव, स्प्रेड ओवर द इंडिया एंड बांग्लादेश इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस। अब ये कहाँ पर मिलता है, तो आपको याद रखना है 3 नदियां मिल रही है, गैंगेस, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के साथ मिलकर डेल्टा मिलता है। डेल्टा मतलब जब नदी कहाँ पे गिरती है, माउथ पे गिरती है। माउथ आप सबको पता होगा कि जहाँ पर वो अपने आप को खाली करती है, डिस्चार्ज करती है। अब समझते हैं गैंगेस को या गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, याद रखना है आपने। और ब्रह्मपुत्र को वहां पे कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है वहां पे, जमुना, यमुना नहीं है, ध्यान रखना, जमुना आता है। ठीक है, तो टाइगर को लेकर हमने किसके साथ बात करी है यहाँ पे, तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ। और आपको बहुत क्लियर रखना है कि जो ये सुंदरबन डेल्टा है, इट इज द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बारे में, आगे देख लेते हैं। कहता है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे द इनिशिएटिव इज अटेंडेड बाय WTI's प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम। ये आप देख लेंगे कौन कौन यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि किसके बारे में है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो ITHCP है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, IUCN। आप सबको पता है कि अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो किसके बारे में बात करता है, नेचर को कंजर्व करने की बात करता है। कहता है ये प्रोग्राम शुरू कब हुआ था, 2014 में, और कब तक रन करेगा, 2027 तक। ठीक है, चलिए देखो इनका लोगो भी बना हुआ है शेर का, है ना, देख सकते हैं आप। चलिए अगला आता है FATF's 5th प्लेनरी हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पता हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर के लिए तो है इंपॉर्टेंट, पर हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए कि FATF एक्चुअली में क्या काम करता है। ठीक है, देखिए जब हम FATF की बात करते हैं, ये एक्चुअली में एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है, समझते हैं इसका काम क्या है। इसका पहला काम है टेररिज्म को रोकना। ठीक है, सबसे पहला क्या काम आता है इसका, कि जो टेररिज्म से रिलेटेड मतलब टेररिज्म पर नजर रखना, ये इसकी ड्यूटी है। साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है मतलब मेरे पास पैसा आया कहीं 2 नंबर से, मैंने उसको क्या कर दिया यहाँ पे, उसको मैं वाइट में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं इसको किसी में भी निवेश कर रही हूँ, तो सरकार को पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास वो पैसा कहाँ से आया। उसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग, ये आप सबने सुना होगा कि टेरर को, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो क्या करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, किसकी, टेररिज्म की। तो ये उससे रिलेटेड आता है FATF आपके पास। अब क्या कहता है इसका, कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहता है कि इनका एक 5th प्लेनरी सेशन हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, पेरिस, फ्रांस में। और किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर, तो T राजा कुमार ऑफ सिंगापुर। ये 3 दिन का था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा है ना, टेररिज्म फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंशिंग इश्यूज, ये आपको यहाँ पर देखना है। मिस एलिसा दे एंडा मद्राजो ऑफ मेक्सिको वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ FATF। और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। कब से, तो याद रखना है 1 जुलाई 2024 तक। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपके पास एक करंट अफेयर। इसके अलावा भी आप आगे भी जाकर एक ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आगे पढ़ेंगे अभी आप। ठीक है, चलिए अगला आता है। उसके बाद अच्छा, FATF सस्पेंडेड द रशियन फेडरेशन ऑन 24 फरवरी, आप देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा FATF इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंशिंग वॉच डॉग एंड दिस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रोवाइड दीज इलीगल एक्टिविटीज। ये मैं आपको भी समझा चुकी हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, पेरिस, फ्रांस में। कब बना था,
1989 में, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है तो आपको याद रखना है 39 मेंबर कंट्रीज इसकी आती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला आता है 14th PM ऑफ तुवालू। ठीक है, देखिए अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे मुझे खुद नहीं पता। फेलेती पेनितालातियो, ठीक है, वॉज बॉर्न 2024 तुवालुअन जर्नल इलेक्शन एंड सेट टू बी स्वॉन एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुवालू। अभी तुवालू कहाँ पर आता है? एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब आइलैंड ही है ये, और इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो एलिस आइलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता था। कौन से रीजन में आता है? तो साउथ पैसिफिक रीजन में आता है। कैपिटल क्या आती है इसकी? फुनाफती अटॉल। उसके बाद करेंसी क्या आती है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बस इतना सा काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अगला। उसके बाद आता है न्यू विजिलेंस कमिश्नर। ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला तो आ गया विजिलेंस, मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे कि एक तरीके से एक ऐसी बॉडी आप कह सकते हैं जो नज़र बनाए रखती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये बनी कब थी? 1964 में। किसकी रिकमेंडेशन से बनाया गया था? तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से इन्हें बनाया गया था। वैसे इनका पूरा नाम आता है श्री के संथानम करके, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। और ये बॉडी किस पे काम करती है यहाँ पे? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे काम करती है। अगला समझते हैं क्या कहता है। ये एक अपेक्स गवर्नमेंटल बॉडी, अपेक्स मतलब टॉप की है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन कंट्रीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारी कंट्री का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंटीग्रिटी, एकता, यूनिटी ये सब बना के रखे, ये इसका काम आता है। कहता है अरेतु एस राजीव, जो कि पहले क्या थे? MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र थे। अब इनको विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है। कहाँ पे? इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्लियर रखना है आपको यहाँ पर। और सीधी ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? तो आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट को ये क्या करते हैं? रिपोर्ट पेश करते हैं। ये कैसी बॉडी है? तो आपको याद रखना है स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब जो पार्लियामेंट के एक्ट से पास की जाती है। तो ये कौन सी बॉडी आती है? विजिलेंस वाली स्टैट्यूटरी बॉडी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और रिपोर्ट किसको पेश करते हैं अपनी? ये तो आपको क्लियर रखना है किसको पेश करते हैं। ये सीधे रिपोर्ट पेश करते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, चलिए अगला। अब BBC के चेयरमैन, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। समीर शाह जो है वो क्या बने अभी यहाँ पे? तो चेयरमैन बने ऑफ BBC के लिए 4 सालों के लिए, और कब तक काम करेंगे यहाँ पे? 2028 तक। शाह को क्या मिला है यहाँ पे? तो आपको याद रखना है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब एक टाइटल कह सकते हैं, अवार्ड, ऑनर कह सकते हैं आप इसे। और किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने। कब दिया था? 2019 में। और ये वही है जो जिनकी डेथ हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो। एक क्वीन एलिजाबेथ वो हुई जिसने फरमान दिया था, अगर आपको याद हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एक ये हो गई जो अब चल बसी है। ठीक है, तो इन्होंने अभी मतलब इन्होंने अवार्ड दिया था ये वाला। और अभी किसको BBC का चेयरमैन बनाया गया है? तो समीर शाह को इसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला आता है BWF। ठीक है, अगर हम बात करें BWF की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। ठीक है, मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब हम इसकी बात करते हैं वर्ल्ड किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1934 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो आप याद रखेंगे कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर कहाँ पर आता है? तो आप याद रखेंगे मलेशिया में। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो आप याद रखेंगे कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। देख लेते हैं। देखिए कहता है इंडिया के जो शटलर हैं उन्होंने कितने मेडल जीते हैं यहाँ पे? 18। उसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज है। ये कहाँ पर हुई है चैंपियनशिप? तो आपको याद रखना है पटाया कहाँ पर आता है? थाईलैंड में, वहाँ पर हुई है ये आपके पास कौन सी वाली? ये चैंपियनशिप। उसके बाद कहता है यहाँ पे सुहास ललिंगकरे यथ राज्य, अगर इनकी बात करें तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है कर्नाटका से। द टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है। इनको गोल्ड मेडल मिला है किसमें? तो मेंस सिंगल SL4 कैटेगरी में। और इन्होंने किसे हराया है? तो इंडोनेशिया के फ्रेडी
सिताइवन को हराया है। उसके बाद अगला नाम आपके पास आता है कृष्णा नागर। अगर हम इनकी बात करें तो इनको भी गोल्ड मेडल मिला है, किसमें, तो मेंस सिंगल के अंदर ही, पर इनकी कैटेगरी यहाँ पे क्या थी, SL4, इनकी क्या आती है SH6 की अगर हम बात करें। और इन्होंने किससे हराया, तो चाइना के नालिनी लिन को हराया है, ये याद रखेंगे आप। और कृष्णा नागर कहाँ से आते हैं, तो आपको क्लियर रखना है इंडिया के किस हिस्से से हैं ये, या किस स्टेट से हैं, तो राजस्थान से हैं। अगला प्रमोद भगत की बात करें तो इनको भी गोल्ड मेडल मिला है, किसमें, मेंस सिंगल में SL3 कैटेगरी में। और इन्होंने किससे हराया, तो इंग्लैंड के डेनियल बिथल को इन्होंने हराया है। अगर आ जाए प्रमोद भगत कहाँ से हैं, तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको पहले कौन से आते हैं आपके पास यहाँ पे, यथिराज। उसके बाद सेकंड कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे, प्रमोद भगत। कहते हैं ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको गोल्ड मेडल मिला है, किसमें, बैडमिंटन में, इन द पैरा ओलंपिक गेम्स, विनिंग अ गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल SL3 क्लास, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक और न्यूज़। और मैंने आपको बता दिया ये बना कब था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, कुआलालंपुर, मलेशिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ अगेन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसे देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहती है, देखिए जो अगली न्यूज़ है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये किसके बारे में बात करती है, यहाँ पे कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। सॉरी, कोलैबोरेशन नहीं, UGC के बारे में बात करती है। देखिए, कहता है UGC की अगर हम बात करें तो इसका कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी स्टेटस टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, द फर्स्ट टाइम फॉर द यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो एक अवार्ड ग्रांट किया गया है, किस कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी 1। अब हमें ये नहीं पढ़ के जाना कि कौन सी कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी के अंदर क्या क्या पैरामीटर है, ये हमें नहीं पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। जो बच्चे बड़े मतलब UGC इन सब की एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिट ऑफ कैटेगरी 1 स्टेटस के अंदर क्या हो जाएगा कि ये किस में आ गए, ऑटोमेटिकली डीम्ड अंडर सेक्शन 12B ऑफ UGC एक्ट 1956 विदाउट द नीड फॉर इंस्पेक्शन। तो ये आप पढ़ लेंगे इसमें। UGC की बात करें, इज नाउ एलिजिबल फॉर रिसर्च ग्रांट, ये हम पिछले साल की किसी न्यूज में भी पढ़ चुके हैं, फोस्टरिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एकेडमिक रिसर्च। उसके बाद आता है यहाँ पे अगला, यहाँ रह गया, CUSB, मतलब ये बिहार वाले की बात कर रहे हैं। CUSB इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज, प्रोग्राम, स्कूल और सेंटर विदाउट सीकिंग एडिशनल अप्रूवल। ग्लोबल कोलैबोरेशन भी होगा इससे यहाँ पे लोगों का, तो ये आप पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन करा है, किसके साथ, IBA के साथ और DOP के साथ, ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। चलिए, इस वाले न्यूज़ को भी देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यहाँ पे बनना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता होगा ये 3 मेंबर बॉडी है, आज भी ये क्या है अपने पास यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी, जिसमें से एक कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 कौन होते हैं यहाँ पे, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे, तो आर्टिकल नंबर 324 आप याद रखेंगे। इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि पहले वोट देने की उम्र कितनी होती थी, 21 साल, 21 से कितनी की गई थी, 18। कौन सी अमेंडमेंट, तो आपको याद रखना है 1988, ठीक है। तो 1988 आती है आपके पास, 21 से 18 क्या की गई थी, वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था। और इसी 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं यहाँ पे, तो आपको याद रखना है वोटर्स डे यहाँ पर हम मनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब न्यूज़ क्या है इसको देख लेते हैं कि जैसे जो मतलब अब जो आने वाले इलेक्शन है हमारे पास, जो अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें और बढ़ोतरी करने के लिए कह सकते हो, या फिर लोग जो है वो वहाँ तक पहुँच पाए, आउटरीच हो सके, कम्युनिकेशन सब तक
पहुंच सके कि मोदी जी ने क्या करा, क्या नहीं करा, जो भी है वो सारा डेटा यहाँ तक पहुंच सके, उसके लिए ये बनाया गया है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन करा है इंडियन बैंक एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। किसके अंदर? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि टू बूस्ट वोटर आउटरीच बिफोर द अपकमिंग लोकसभा पोल्स। अच्छा, लोकसभा के पहले इलेक्शन कब हुए थे? तो अगर आपको याद हो तो 1951-52 हम इसका आंसर टिक करके आते हैं। कब हुए थे इसके पहले? तो आपको याद रखना है 1951-52 में पहले इलेक्शन कराए गए थे। और पहले वोटर कौन थे? तो अगर आपको याद हो तो इसका आंसर आता है श्याम शरण नेगी, ठीक है, जिनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है। तो क्या नाम आता है इनका? श्याम शरण नेगी। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? हिमाचल प्रदेश से। तो ये आपको क्लियर रखना है अपने पास, ठीक है। चलिए, कहता है MOU जो है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी कौन है यहाँ पे? राजीव कुमार, एंड इलेक्शन कमिश्नर। मैंने आपको बोला ना 3 मेंबर बॉडी है, एक कौन होगा? चीफ, तो बाकी 2 कौन होंगे? इलेक्शन कमिश्नर। तो एक इलेक्शन कमिश्नर का नाम आपके पास निकल कर आ जाता है अरुण गोयल। अच्छा, IBA की स्थापना कब हुई है? तो आपको याद रखना है इसका एक एसोसिएशन है जो इंडियन बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका एक गठन है ये, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब लोगों को अवेयरनेस फैलानी है और लोगों तक हर चीज़ न्यूज़ पहुँचानी है, ये मतलब ठेका इन्होंने ले रखा है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए, और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन, ये आपको क्लियर रखना है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हुए? सुकुमार सेन हुए। चलिए, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। कहता है फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। कौन है अभी अपने पास पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे के? तो उनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। सुना होगा आपने इनका नाम, क्या नाम आता है? श्री सर्बानंद ठीक है, सोनोवाल, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, सोनोवाल इनका नाम आता है। एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग हैड साइंड अ MOU टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर इन शिलोंग, मेघालय। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? देखिए, इसको समझते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि जो हाई क्वालिटी का एकेडमिक रिसर्च किया जाएगा यहाँ पे, जिसमें जो है वो ग्लोबल एक्सपर्ट लोग यहाँ पर आएंगे, लॉजिस्टिक की बात करेंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ भी स्पेशल ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बस आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, शिलोंग किसकी कैपिटल आती है? तो आप सबको पता है शिलोंग किसकी कैपिटल आती है यहाँ पे? मेघालय की, ये आपको याद रखना है। और अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हिल्स आती हैं। कौन कौन सी है? गारो, उसके अलावा एक आती है खासी, और एक कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे? जंतिया, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए, अगली भी आते हैं। इसके बाद अगला क्या कहता है? अगला कहता है RBI इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन SBI, CUB, कैनरा एंड ओशन कैपिटल मार्केट। अब हमें समझना है कि SBI ने क्या करा है यहाँ पे, कुछ बैंक्स के ऊपर क्या लगा दिए यहाँ पे, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो आप इसे, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? पेनल्टी लगाई है। अब पेनल्टी समझते हैं कहाँ कहाँ पे। मुंबई का जो SBI है उसको 2 करोड़ की पेनल्टी लगी है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नॉर्म्स को पूरा नहीं करा, जो किससे रिलेटेड थे? डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम, इससे रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद है 16 लाख की पेनल्टी लगी है किसको? राउरकेला के ओशन कैपिटल मार्केट को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रीच करा है, इन्होंने तोड़े हैं कुछ प्रोविजन जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ थे। उसके अलावा बेंगलुरु बेस्ड कैनरा बैंक की तो आपको पता ही होगा, कैनरा कोस्ट भी आता है, ₹32.30 लाख इनको क्यों मिला? नॉन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस इशूड बाय RBI। अब KYC इन सब नॉर्म्स की यहाँ पर बात हुई है। उसके बाद है कुंभकोणम तमिलनाडु हेडक्वार्टर्ड CUB, इसको 66 लाख का क्या मिला? यहाँ पे फाइन लगा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकम रिकॉग्निशन नहीं करी, एसेट को क्लासीफाई नहीं करा, एडवांसेस नहीं दिखाए, एंड KYC नॉर्म्स को पूरा नहीं कराए। तो ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किस किस बैंक के ऊपर किस किस तरीके के चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है, कहता है आर्चरी की अगर हम बात करें, एशिया कप 2024, और इसका कौन सा वाला हुआ है? ये स्टेज 1 हुआ है।
इंडियन आर्चर की अगर हम बात करें तो 14 मेडल मिले हैं हमें, यहाँ पर याद रखना है, जो कि स्टेज 1 था अभी। और कहाँ पर हुआ था ये? बगदाद इराक में हुआ था। इंडिया को गोल्ड मेडल मिलता है किसमें? इंडिविजुअल इवेंट में, इंक्लूडिंग रिकर्व मेन और वुमेन और कंपाउंड मेन और वुमेन, दोनों इवेंट में मिलता है। इंडियाज दीपिका कुमारी, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, दीपिका कुमारी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आपको याद रखना है झारखंड से बिलोंग करती हैं। इनको गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने किसको हराया है? सिमरनजीत कौर को, जो कि इंडिया से ही है, इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। इन द रिकर्व्स मेन इंडिविजुअल इवेंट, इंडिया के धीरज, नाम क्या आएगा इनका? बोमा देवपारा, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, याद रखना है आपने। वन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग तरुणदीप राय इन द फाइनल्स। उसके बाद इंडिया मेन कंपाउंड की बात करें तो इंडिया के प्रथमेश समनंद जावकर, ये आते हैं महाराष्ट्र से, आपको याद रखना है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, किसे हराकर? कुशल दलाल को हराकर, जो कि इंडिया के हैं फाइनल्स में। और इंडिया की प्रणीत कौर, जहां हाईलाइट किया हुआ है वो आपको याद रखना है, इन्होंने भी यहाँ पर, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, अब प्रणीत कौर कहाँ से आती है? पंजाब से। अब देखिए, जो स्टेज 2 आर्चरी होने वाली है वो कब होगी? मई 2024 में। और ये कहाँ पर होगी? तो बैंकॉक थाईलैंड में होगी। पहली वाली कहाँ पर हो रही है? तो आपको याद रखना है बगदाद इराक में हो रही है, सॉरी ये। ठीक है, चलिए अगला, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को, आप सबको पता है। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं और सोसाइटी के भले के लिए, उनके हित के ऊपर काम करती हैं, उसके बारे में है। थीम क्या थी इसकी? द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये तो आप पिछले करंट अफेयरों से लगातार कॉन्टिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जोर है। आगे आता है इसके बाद अगला, प्रोटीन डे कब मनाते हैं? 27 फरवरी को, याद रखना है आपने। और इसकी थीम क्या है यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे सॉल्व विद प्रोटीन। सबको पता है प्रोटीन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद TU-142M नेवल एयरक्राफ्ट म्यूजियम। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, ऐसा ही अगर हम एक बात करें तो एक ऐसा ही म्यूजियम, अगर हम एयरक्राफ्ट का म्यूजियम देखते हैं तो एक म्यूजियम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 2017 में बनाया गया था, सेकंड कोलकाता में बनाया गया था, और तीसरा जो है वो कहाँ पर बनने जा रहा है? आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, जिसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है? 5.89 करोड़। ये तो नहीं पूछेगा पर आपसे ये जरूर पूछ सकता है पहला कहाँ बना था, तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सेकंड की बात करें तो सेकंड कहाँ पर बनने का? कलकत्ता में, और बना था सॉरी। और तीसरा कहाँ बनने जा रहा है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए कहता है TU-142M इज ए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जिसको किसने डिजाइन करा है? टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने। ठीक है, तो बस ऐसे बेसिक सी न्यूज़ है, आपको बस पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप पिछले करंट अफेयर से भी इसके बारे में पढ़ ही रहे होंगे। कहता है इंडियन आर्मी ने फिनिश कर दिया है टॉप एंड क्लिंच द ओवरऑल ट्रॉफी इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम आते हैं, अब वैसे एक विंटर गेम होते हैं, जिसमें कितने मेडल मिले हैं इंडियन आर्मी को? तो 21 मेडल मिले हैं, याद रखना है आपने, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज आते हैं। कर्नाटका का जो है वो सेकंड प्लेस रहा यहाँ पे, महाराष्ट्र थर्ड रहा, और उसके अलावा मास्कट क्या था इस बार यहाँ पे? तो आपको याद रखना है क्या नाम था इसका? स्नो लेपर्ड। अच्छा, ये हो कहाँ पर रहे हैं? तो आपको याद रखना है लद्दाख में होंगे ये वाले। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है यहाँ पे कि अगर हम बात करें इसके बारे में, लद्दाख बोलने का मतलब है उसी एरिया में हो रहा है यहाँ पे, और इसी स्नो लेपर्ड को कहा जाता है शीने शान। तो वहाँ पे लोकल भाषा में इसे क्या कहा जाता है? लद्दाखी लैंग्वेज में स्नो लेपर्ड को शीन ए शान भी कहा जाता है। इसका चौथा एडिशन जो है वो 2 स्टेजेस में यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर आइस स्पोर्ट्स होंगे, जिसमें आइस हॉकी, आइस स्केटिंग देखने को मिलेगी हमें लेह लद्दाख में, और जो दूसरा है उसके अंदर 4 स्नो स्पोर्ट्स होंगे, जिसमें स्काई माउंटेनियरिंग,
एल्पाइन, एल्पाइन टॉप को कहते हैं ऊपर, स्काइंग आ गया, स्नोबर्ड और नॉर्डिक स्काइंग, ये कहाँ पर होगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये इसके मास्कट आ गए जिसका नाम क्या लिखा है, शीनेशान लिखा ना यहाँ पे, शीनेशान, ये आपको क्लियर रखना है क्योंकि ये उसके साथ है। और देख लो कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख, और सबको पता है कि ये न्यूली क्रिएटेड क्या थी, हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है जिनका गठन कब किया गया था, 2019 में। किस आर्टिकल को ब्रेक करके, तो आर्टिकल नंबर 370, अभी इसके ऊपर मूवी भी आई अगर तुम्हें पता हो तो, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आता है अपने पास यहाँ पे रेनाउंड गजल सिंगर, अगर हम बात करें तो पंकज उदास जो है, इनकी डेथ हो गई है, ये सबको पता ही है। इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनका पूरा नाम पेपर में पूछा जा सकता है, तो पंकज केशव भाई उदास, और उदास नहीं बेटा, बेचारे उदास थे, ठीक है, याद रखना है। और इनकी डेथ कब हो गई यहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र में। इनका जन्म हुआ था 1951 में सौराष्ट्र गुजरात में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री दिया था आर्ट्स की फील्ड में, और कब दिया था, 2006 में, ठीक है। अगला साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। और अगर आपको याद हो तो इनको नोबेल प्राइज मिला है सीवी रमन को, कब मिला था, 1930 में। और पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उन 3 में से एक नाम किसका था यहाँ पे, सीवी रमन का। तो साइंस डे अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, रमन इफेक्ट, जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1930 पे, मैंने आपको बता दिया। और अगर हम बात करें इनकी, तो इनका पूरा नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन। और थीम क्या है इस दिन की, तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ठीक है। चलिए अब ये बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज़ है जो बिल्कुल वन लाइनर आपके पास बनती है। अगला देखते हैं, संगीत नाटक एकेडमी ऑनर। अगेन ये थोड़ी सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, संगीत नाटक वाले की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सब तो फैक्चुअल नहीं याद करके जाना है, पर थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। नाम है संगीत नाटक एकेडमी, मतलब डांस ड्रामा इसके साथ मतलब इसी का एक पार्ट होगा, तो ये नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक उसका पार्ट है। अगर हम बात करें तो 6 पर्सनालिटीज़ को क्या मिलने जा रहा है यहाँ पे, ये अवार्ड मिलने जा रहा है। कहता है तो जर्नल काउंसिल ने कितने आर्टिस्ट को सिलेक्ट करा था यहाँ पे, 92। किस किस फील्ड से थे, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल, ट्रेडिशनल आ गया, डांस गाना आपके पास आ गया, फोक आ गया, ट्राइबल म्यूजिक, उसके बाद डांस, थिएटर, पपेट्री, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ये मिलने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कब कब के लिए मिलेगा, 2022-23 के लिए। अब इसके चेयरमैन कौन है, तो संध्या पुरेचा है। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, नई दिल्ली में, और स्थापना कब हुई थी, 1953 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। कहता है LSAM 18 यार्ड 128 इन नेवीज 4th ACTCM बराज। अब इसको भी आप सीधे सीधे पढ़ लेंगे यहाँ पे कि कहाँ पर इंडियन नेवी ने क्या लॉन्च करा है यहाँ पे, एक तो टॉर्पेड को यहाँ पर लॉन्च करा है, एक मिसाइल ये कह सकते हैं आप इस तरीके से, और कहाँ से करा है, तो थाने महाराष्ट्र से, आप याद रखेंगे। और बस इतना से याद रखो इसके बारे में, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अगला उसके बाद आता है इंडिया के एक पुराने लोकसभा MP जो है वो पास हो गए हैं, मतलब जो नहीं रहे हैं अब हमारे बीच में, जिनका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, तो इनका नाम आता है आपके पास शफकीर रहमान। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, उस पार्टी के ये क्या रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर भी रहे। समाजवादी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, आप सबको पता है इस पार्टी के जनक हो गए, ठीक है, फाउंडर हो गए आपके पास, या चेयरमैन हो गए। और ये समाजवादी पार्टी कब बनी थी, तो 4 अक्टूबर 1992 को ये पार्टी बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 12th इंडिजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश गेट GI टैग। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये स्टेट GK के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इससे क्या बन सकता है हमारे लिए। देखिए चेन्नई या तमिलनाडु बेस्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आप सबको पता है कि GI टैग की जब हम बात करते हैं तो ये किसी एरिया की यूनिकनेस को शो करते हैं, उसकी चीज़ों को बताते हैं यहाँ पे। तो वो किसको मिले यहाँ पे, तो 12 प्रोडक्ट हैं किसके, अरुणाचल प्रदेश के, जिसमें से अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट, दाव, उसके बाद है एदले, मिलेट, अमंग अदर्स, ये मिला यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल अरुणाचल प्रदेश के पास ही कितने GI प्रोडक्ट हो गए आपके पास यहाँ पे, तो 20 हो गए, आपको याद रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे CM कौन है, पेमा खांडू, इनका नाम आपने सुना होगा। ये अगर हम बात करें तो ये एक बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ, तो असम और नागालैंड के साथ, ये आपको क्लियर रखना है। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम और नागालैंड के साथ। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ, तो भूटान के साथ, याद रखना है आपने। उसके अलावा
चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार के साथ क्या करता है, यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे एक प्रकार की एग्रीकल्चर होती है जिसका नाम क्या आता है आपके पास, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको मैं और आप और किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, तो झूमिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे झूमिंग भी कहा जाता है या झूम एग्रीकल्चर भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए आगे आता है। इसके बाद अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। MOE एंड MIB कैंपेन, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगेन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि कौन आते हैं, धर्मेंद्र सिंह प्रधान आते हैं अपने पास, या धर्मेंद्र प्रधान आते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, अनुराग ठाकुर आते हैं आपके पास। इन्होंने एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाया। तुम टीवी खोलोगे, ऐड देखोगे, वहां पे भी, यूट्यूब में भी देखो, ऐड आती है इनकी, है ना। तो मेरा पहला वोट देश के लिए, माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री, एनकरेज फर्स्ट टाइम वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले इलेक्शन कब हुए थे, तो आपको याद रखना है 1951-52 में। और पहला वोटर कौन था, तो आपको याद रखना है श्याम शरण नेगी आते हैं। और वो कहाँ से थे, तो किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से आते हैं वो। और उसके अलावा आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि पहले वोटिंग एज कितनी होती थी, 21 साल, अब कितनी कर दी गई है, तो आपको याद रखना है अब कितनी है, 18 साल है। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट, 61st, यह मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। चलिए अब आता है इसके बाद US चैम्बर्स इंटेलेक्चुअल IP इंडेक्स। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये इसके साथ डील करता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अब अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इंडिया का रैंक कितना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मतलब स्टेट, पावर, इन सब चीज़ों से डील करता है। 42nd रैंक है हमारा, यहाँ पर आपको याद रखना है। USA की अगर हम बात करें तो इसने टॉप करा है, उसके बाद UK आता है सेकेंड प्लेस में, और फ्रांस आता है थर्ड में। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 55 इकोनॉमीज यूजिंग 50 यूनिक क्राइटेरिया रिलेटेड पेटेंट, कॉपीराइट, एनफोर्समेंट एंड मोर। ठीक है, अब समझते हैं IP के बारे में भी थोड़ा सा। तो आपको पहले तो ये क्लियर रखना है कि किस किस को मिला है यहाँ पे, तो आपको क्लियर रखना है किस किस को मिला है ये। तो आपको क्लियर रखना है यहाँ पे, सॉरी, इंडिया का रैंक कितना है इसमें, आई एम सो सॉरी, इंडिया का रैंक कितना है इसमें, तो आपको याद रखना है 42nd। उसके अलावा टॉप किसने करा, USA, सेकंड कौन है, UK, और थर्ड कौन है यहाँ पे, फ्रांस। अच्छा, IP की जब हम बात करते हैं, देखो किसी भी चीज़ को जब हम खुद बनाते हैं या हम खुद उसको क्रिएट करते हैं, तो उसे क्या नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंडेक्स में देखा जाता है कि लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे हर चीज को समझा जाता है। ठीक है, तो हमारा रैंक कितना है, आउट ऑफ कितना है, 55 में से 42nd रैंक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, रिलीज कौन करता है, तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे US चैम्बर। ठीक है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो याद रखना है। चलिए उसके बाद है सुनील भारती मित्तल, आपको पता ही होगा एयरटेल से रिलेटेड है ये। ठीक है, एयरटेल के फाउंडर भी इन्हें कहा जाता है। तो इनकी अगर हम बात करें तो वैसे तो इन्होंने बड़े गरीबी में टाइम काटा, बहुत ही एक बुरा फेस था इनकी ज़िंदगी में, पर इनको जो है वो क्या बनाया गया है, तो आपको इनको अवार्ड किया गया है किससे, तो आपको याद रखना है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और किसने दिया है ये, तो राजा चार्ल्स थर्ड ने के टाइम पीरियड पे। और किसके लिए मिला है, तो इंडिया और UK का जो बिजनेस रिलेशन है उसको ठीक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये किसको मिलता है, सिविलियंस को मिलता है, हमने नहीं दिया है, इंग्लैंड वालों ने दिया है, तो आपको याद रखना है। और ये फाउंडर है किसके, तो भारतीय एंटरप्राइजेस के, जिन्होंने टेलीकॉम सर्विसेज को यहाँ पे लॉन्च करा था दिल्ली में, और कब करा था, 1995 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आता है न्यू चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ लोकसभा और लोकपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपको पता हो तो हमारे पहले लोकपाल कौन हुए, पिनाकी चंद्र घोष। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, ये पहले लोकपाल हुए इंडिया के। अब सेकंड लोकपाल कौन बनने जा रहे हैं, तो उनका नाम आएगा अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, ये बनने जा रहे हैं अपने पास सेकंड लोकपाल, तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए कहते हैं द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट करा है नए चेयरमैन और मेंबर ऑफ लोकपाल को। लोकपाल कौन होता है, तो एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है ये पूरे के पूरे इंडिया की, जो कि
पीएम से लेके पीएम तक, ठीक है, मतलब चपड़ासी से लेकर प्रधानमंत्री तक को क्या कर सकती है, करप्शन के लिए घसीट सकती है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। अच्छा, लोकपाल का कंसेप्ट सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहाँ पर आया था, स्वीडन में, और कब आया था, 1809 में, ठीक है, आपको याद रखना है। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में ओम्बुड्समैन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ओम्बुड्समैन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला कहता है इसके बाद लोकपाल इंक्वायर्स। अब ये क्या क्या काम करता है ये समझते हैं। लोकपाल इंक्वायर्स इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। ये पहला इंस्टीट्यूशन है इस प्रकार का जिसके अंदर, और ये एक्ट कब आया था तो आपको याद रखना है 2013 में। इसके अंदर 8 मेंबर होते हैं, 8 में से 4 कौन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स। ये आपको याद रखना है, 8 में से 4 कौन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स। टर्म की बात करें तो कितना होता है, पहले 5 साल, 5 साल नहीं होंगे तो कितने साल आपके, 70 साल। मान लो कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र में क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है यहाँ पे, टेन्योर लोकपाल बन रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसके 5 साल पहले भी आ सकते हैं, और 5 साल पहले आएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटायर हो जाएगा। और कोई बंदा अगर 69 की उम्र में बन रहा है तो वो किस एज में चला जाएगा, 70 में तो रिटायर हो जाएगा। तो 5 साल पहले आ जाए चाहे उसकी एज पहले आ जाए। कहता है इट कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शंस अगेंस्ट एनीवन हु इज और हैज बीन प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मंत्री हो यूनियन गवर्नमेंट का, मेंबर हो पार्लियामेंट का, या कोई भी ऑफिशियल हो किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो ABCD ग्रुप किसी का भी हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बहुत क्लियर रखना था। अभी कौन बने हैं नए, तो इनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि ये पेपर के लिए बन सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है तुर्किश फुटबॉल, वुमेंस फुटबॉल कप हुआ है, जो कि कब हुआ है यहाँ पे, तो 2024 में। इसके बारे में बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ के बारे में, ठीक है। देखिए कहता है इंडियन जो वुमेंस टीम है, फुटबॉल टीम है, उसको क्या कहा जाता है, निकनेम है ब्लू टाइगर्स। इन्होंने सेकंड रैंक है इनका यहाँ पे। तो कहता है फिनिश्ड रनर अप आफ्टर दे लॉस्ट टू कोसोवो इन द फाइनल्स। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, पहला नाम, इंडिया की मनीषा कल्याण को क्या अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो इन्हें मिला है किस चीज़ का यहाँ पर, तो आपको याद रखना है बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। और ये बस आपको याद रखना है। और 2024 का जो ये कहाँ पर हो रहा है इवेंट, ये वाला, तो आपको याद रखना है ये इस इवेंट में 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था, इंडिया, हांगकांग, एस्तोनिया और कोसोवो ने। और हुआ कहाँ पर है, सॉरी तो मैं पहले गलत बोल गई थी, अल्बानिया टर्की में आता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आता है सिविल डिफेंस डे, जिसे नागरिक सुरक्षा दिवस भी कहा जाता है। कब मनाया जाता है, ये 1 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। और ये कौन सा वाला डे था, तो आपको याद रखना है 35th एडिशन हुआ, इसका मतलब ये डे हुआ। थीम क्या थी, ऑनर हीरोज प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। स्लोगन क्या था, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन द सिविल प्रोटेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे, सिविल प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगला इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। WD मतलब ये जो डे है, ये जो अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने इस्टेब्लिश करा था, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड है। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, सेम। ईयर कब बना था, 1931 में। मेंबर स्टेट्स कितने यहाँ पे, 60। ऑब्जर्वर कितने हैं, 16। और एफिलिएटेड मेंबर्स कितने हैं, 22, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा, अब ये की यात्रा होती है, अब इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अच्छे से कि क्या चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कहता है मेदरम जात्रा इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है। तो ये कहाँ पर मनाया गया है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना में। और तेलंगाना इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है, आप सबको पता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जून को। और कब हुई थी ये, 2014 में। ये आपको क्लियर रखना है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ, तो आपको याद रखना है कर्नाटका, फिर उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ ये अपना एरिया या स्टेट को शेयर करता है, ठीक है। तो आप ये याद रख लेंगे कि यात्रा हुई है ट्राइबल्स की, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगला देखते हैं। कहता है
जैकिंता कल्याण जो है वो क्या बनी है, पिच क्यूरेटर बनी है। आप सबको पता है जो क्रिकेट का पिच होता है, जो उनका ग्राउंड होता है उसे पिच कहा जाता है, जो वो पिच है उसकी क्यूरेटर, उसकी प्रोटेक्टर कौन बनी है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है जैकिंता कल्याण, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये किस उसमें स्टेडियम में पार्टिसिपेट करेंगी पहली बार यहाँ पे, तो आपको याद रखना है चिन्नास्वामी। चिन्नास्वामी कहाँ पर आता है, तो कर्नाटका का स्टेडियम है, याद रखेंगे आप, कर्नाटका का स्टेडियम है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या बोला गया है। कहता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंडिया ने इतिहास रच दिया है बाय क्लिंचिंग गोल्ड। गोल्ड मिला है किसमें, जूनियर वुमेन्स टीम में, और ये कहां पर हुआ है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि कहां पर आता है, दिल्ली में। वुमेन्स जूनियर टीम की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन थी, सरिता कुमारी, निया सेबेस्टियन, उसके बाद जानिया मोहम्मद अली पिरखान, उसके बाद है शबीना कुमारी आउटपेस्ट साउथ कोरिया विद एन इम्प्रेसिव टाइमिंग ऑफ 53.383 सेकेंड्स टू विन द गोल्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इनके बारे में। चलिए अगला देखते हैं। आरबीआई ने एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है किसके ऊपर, हनम सागर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे। अब ये पेनल्टी आरबीआई अपने अपने तरीके से लगाता है, जैसे मैंने आपको वहां बताया था। तो नॉन कंप्लायंस अब यहाँ पे किसके साथ है, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, मैकेनाइजिंग फॉर फ्रॉड, इसके अलावा और भी फ्रॉड के ऊपर जो चार्जेस हैं उसके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपने। अगला आता है मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। ये आप सबको पता होगा, ठीक है, बहुत न्यूज़ में भी था कि बच्चों का जो वेट है, मतलब बच्चों का जो खुद के शरीर का वेट है उससे ज़्यादा उनके बैग का वेट है। तो यहाँ पे क्या किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि अब हम एक दिन क्या रखेंगे, हफ्ते में एक दिन क्या रहेगा अपने पास यहाँ पे, बैगलेस स्कूल रहेगा, जो कि कौन सी क्लास के लिए रहेगा यहाँ पे, 1 से लेके 12वीं के बच्चों तक। और कौन से सेशन में इसे लाया जाएगा, तो 2024-25 वाले सेशन में लाया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 1 और 2 के जो बच्चे हैं वो वेट कैरी, मतलब बैग जो है उनका, अकॉर्डिंग टू नोटिस स्टूडेंट्स इन क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड शुड कैरी बैग्स जिनका वेट कितना होगा 1.6 से 2.2 kg। जो 3 से 5 है उनके बैग की लिमिट कितनी रहेगी 1.7 से 2.5। 6 से 7 वालों का 2 से 3 kg। 8 क्लास 8वीं वालों का 2 से 5 kg। उसके बाद 9-10 वालों का कितना यहाँ पे 2.5 से 4.5 kg, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे कि 2.5 से 4 kg था, ये देख लेना है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ये इनिशिएटिव, ऐसा इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ ने भी लिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वैसे तो 1956 में हुई थी, पर 2000 में इससे एक एरिया निकाला गया था जिसका नाम क्या आता है आपके पास, छत्तीसगढ़। क्या नाम आता है इसका, छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर ये अलग रहा तो वो अलग रहा। तो इसकी कैपिटल क्या आती है मध्य प्रदेश की, भोपाल, अगर आप सबको पता हो तो। और स्वच्छ भारत अभियान में नीति आयोग अपना डेटा रिलीज करता है स्वच्छता को लेकर, तो ये हमेशा टॉप करता है, हमेशा, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले न्यूज़ पे। ओनम एंड इंडिया कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्काइव्स। अब ये आर्काइव्स क्या होते हैं, तो आर्काइव डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप, या फिर उनको सबमिट करने के लिए, या फिर एक तरीके से आप वो कह सकते हैं कागजात कह सकते हैं। ये आपने पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको कराई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे, ओमान गए थे। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था वो 2 जगह गए थे, उसमें से यूएई गए थे एक वो, और एक वो कहाँ गए थे, वो गए थे ओमान में। तो ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी। और ओमान की कैपिटल बताई थी मस्कट, और रियाल बताई थी मैंने आपको इसकी करेंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला आता है सुदर्शन सेतु, द नेशंस लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप सबको बताएं कि ये जो द्वारका है, जो देवभूमि द्वारका है, वो भगवान कृष्णा के साथ एसोसिएटेड है, मतलब भगवान कृष्ण के साथ एसोसिएटेड है। तो प्रधानमंत्री ने क्या करा, इसका इनॉग्रेशन करा है, याद रखना है आपको। कितना किलोमीटर लॉन्ग है, तो 4.77 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका नाम है सुदर्शन सेतु। पहले इसका नाम था सिग्नेचर ब्रिज, पर अब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया सुदर्शन सेतु। इससे नुकसान भी होगा, कि नुकसान किसको होगा, जो लोकल लोग थे, लोकल बोट वाले थे, जो एक छोर को दूसरे छोर से कनेक्ट करने के लिए नाव का यूज किया करते थे, उनका नुकसान होगा देखा जाए तो। पर अगर हमारे लिए देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा, क्यों रहा, क्योंकि इसे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम था SP शिंगला। क्या नाम था, SP शिंगला करके आता है, SINGH होगा ना,
SINGH, हाँ GHLA, शिंगला, ठीक है। ये वही कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने बिहार में पुल बनाया था और वो बिहार का पुल टूट गया था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो आपको याद रखना ये वही कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ये बना रही है। अच्छा, इस पुल की खासियत क्या होने वाली है? खासियत ये है कि जगह जगह में भगवत गीता के श्लोक लिखे जाएंगे और जो भी भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड चिन्ह है, जैसे मोर का पंख हो गया या जो भी उनकी बांसुरी हो गई, इन सब चीज़ों को वहाँ पर पूरा का पूरा शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये गुजरात के एक छोर को दूसरे छोर से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आप सबको पता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे अपने पास गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, ये उस वाले एरिया के आसपास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला, रियो दी जेनेरियो G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। अगर आपको पता हो तो पिछले साल G20 की प्रेसिडेंसी हमने हेड करी है। इस साल किसके पास है यहाँ पे? ब्राज़ील, रियो दी जेनेरियो के पास। और इंडिया के, अच्छा इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करने गया है? तो नाम क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो फॉरेन अफेयर के अंदर, एक्सटर्नल अफेयर के अंदर जो मिनिस्ट्री है वो गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुरलीधरन कह सकते हैं, पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? इंडियाज स्टेडफास्ट सपोर्ट टू ब्राजील G20 प्रेसिडेंसी। फिर इसमें 4 डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में भी बात की गई है और ये आपको पता है कि ये होना ही है क्योंकि हर साल इसकी हेडिंग चलती रहती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है फिलीपींस रेटिफाई ILO कन्वेंशन एड्रेसिंग वर्कप्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। देखिए, तो फिलीपीन पहला एशियन कंट्री बन चुका है जिसने एक कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है, जिसको किसने अनाउंस करा था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें वर्क प्लेस में वायलेंस अगर आपके साथ हो या हरासमेंट हो उसके लिए है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जिल्बर्ट हॉन्जुबू इनका नाम आ जाता है। तो नाम नहीं बड़े पड़े जाते हैं, इनके बड़े दुख के नाम है। उसके बाद कहता है यूनाइटेड नेशन एजेंसी हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो ये आपको याद रखना है कि फिलीपींस पहला ऐसा एशियन कंट्री यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1969 में, ताकि मतलब इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सके। और ILO इज ओनली ट्राइपार्टाइट यूनाइटेड नेशन एजेंसी, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगेन ये थोड़ा सा करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। तो उनके अंडर एक वाइस चीफ आए हैं अपने पास। क्या नाम है इनका? उपेंद्र द्विवेदी, आप याद रखेंगे। अगर हम इनके बारे में आर्मी डे के बारे में बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल कौन सा वाला मनाया गया था? तो 76 यहाँ पर मनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला आता है इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट यूनाइटेड नेशन स्टेट्स स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून सिंस 1972। तो चलो ये अब पगले खुश हैं USA वाले क्योंकि इनका भी ज्ञान कहाँ पर पहुँचा है? तो यहाँ पर याद रखना है मून पे पहुँचा है, आप याद रखेंगे, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं मून पहुँचा है। और मून के भी किस वाली साइड पे है? तो साउथ पे है, तो आपको समझना है, ठीक है। देखिए कहता है 72 सालों, मतलब 1972 में हुआ था। आफ्टर अ गैप ऑफ 52 ईयर्स सिंस द लास्ट सक्सेसफुल मिशन, का नाम क्या था? अपोलो मिशन, US मेड स्पेसक्राफ्ट। अब वाले का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है ओडेसियस। क्या नाम है इसका? ओडेसियस हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। अगर हम बात करें इसकी, तो ये इवेंट जो है वो ये भी सिग्निफाई करता है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज का कहाँ जाना, लूनर मतलब मून पे जाना। ओडेसियस की बात करें तो इसे बनाया किसने है? तो इसका नाम है Intuitive Machines, a 10-year-old company based in Houston। ये आप पढ़ लेंगे सारा, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आता है स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो 6 नासा पेलोड्स ऑन द मून, मतलब ये 6 पैरों वाला एक रोबोट लैंडर है जो मून के कहाँ पर उतरेगा? तो आपको याद रखना है ये भी साउथ पोल पर उतरेगा, ठीक है। चलिए, और ओडेसी का एक और नाम क्या आता है? तो नोवा सी आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नासा की जब हम बात करते हैं तो हम सबको पता है नासा का फुल फॉर्म आता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखना है 29 जुलाई 1958 को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? वॉशिंगटन DC US में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला, दुबई ने लॉन्च करा है 5 सालों का मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट, ठीक है। अब ये वीज़ा हमारे लिए भी तो है ही है, पर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड है जिनका आना जाना लगा रहता है कहाँ पे? UAE में। हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए, या कोई स्टार हो सकता है, कोई नेम फेम वाला बंदा हो सकता है, उसके लिए ये सबसे बेनिफिट है, ठीक है। साथ ही साथ
दुबई में टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी इसे लाया गया। ठीक है, देखते हैं। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी और टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा, द वीज़ा इशूड बिटवीन 2 to 5 वर्किंग डेज अलाउस 90 डे का स्टे करेंगे आप, एक्सटेंड वंस फॉर अ सिमिलर पीरियड, और टोटल स्टे किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इंडिया से, ठीक है, आप सबको पता है, आप आए दिन इंस्टाग्राम में हर जगह देखते होंगे लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, दुबई दौड़े रहते हैं। ठीक है, हम तो नहीं दौड़े रहते पर दौड़े रहते हैं लोग वहाँ पे, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कहता है बैंक्स ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक कब बना है, तो सबको पता है 7 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, वॉशिंगटन DC US में आता है इसका हेडक्वार्टर, याद रखना है आपने, वॉशिंगटन DC US में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सबको पता है अजय बांगा। कौन है यहाँ पर, अजय बांगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, देखिए गीता बात्रा जो है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट बॉर्न इन इंडिया, नई दिल्ली में, इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है वहाँ पे, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड्स बैंक ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ये पहली वुमेन हुई फॉर अ डेवलपिंग कंट्री जो इस पोजीशन को क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। ये 66th ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है वो कहाँ पर हुई है, वॉशिंगटन में। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एनवायरमेंटल सेक्टर पे जोर देगा। कब से, जब से रियो समिट हुआ था, कहाँ पे, रियो समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, चलिए क्या नाम आएगा, गीता बात्रा। इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो कहाँ खुलने वाला है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी आता है, हैज़ लॉन्च द लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब रिमोट पायलट मतलब उन एरियाज के लिए भी एक्सेसिबल हो पाए जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने किसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करा है, एड्यूरेड के साथ, ताकि ड्रोन की जो एडवांसमेंट है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसे क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला आता है इंडिया का पहला स्पेस टेक एसिलरेटर प्रोग्राम। अब स्पेस एसिलरेटर का मतलब हो गया कि जो स्पेस से रिलेटेड जो सारी की सारी चीज़ें हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उसको बढ़ाना, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो कहता है अमेजॉन वेब सर्विसेज इंडिया अनाउंस्ड इट्स लॉन्च ऑफ एन एसिलरेटर प्रोग्राम ऑफ स्पेस स्टार्टअप, जिसका नाम क्या होगा, AWS स्पेस एसिलरेटर इंडिया। ये टेक्निकल बिजनेस मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, जो कि यहाँ पर किस पे जोर दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस की तरफ फोकस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में भी। चलिए अगला आता है इंडियाज वेट एज क्लाइम्स टू रिकॉर्ड हाई ऑन MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, जो बाजार उभरते हुए हैं, जो भारत में बाजार उभरते हुए हैं, उनके ऊपर ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो कहता है इंडेक्स प्रोवाइड करता है MSCI रेस्ड। MSCI क्या बताता है कि इंडिया का वेटेज बढ़ चुका है किसमें, ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब जो उभरते हुए मार्केट है उसके अंदर। और कितना परसेंट बताया गया है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, हिस्टोरिक हाई ऑफ 18.2%। इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट वेटेज की अगर हम बात करें, किसके बाद, चाइना के बाद। ठीक है, तो हम आने वाले टाइम पे चाइना को सरपास कर ही देंगे। ठीक है, अगला WHO अनवेल्स द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। अब डिजिटल हेल्थ बोलने का मतलब है कि इसके देखिए 4 मेजर कंपोनेंट्स है, कि एक ट्रैकर होना चाहिए, एक रिसोर्स पोर्टल होना चाहिए, एक टूल बॉक्स होना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन करे और नॉलेज एक्सचेंज कर सके। तो WHO ने इंट्रोड्यूस करा है ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, एम्ड एट फोस्टरिंग कोलैबोरेशन और शेयरिंग डिजिटल हेल्थ नॉलेज को क्या किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, उसके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसे लॉन्च किया गया था कब, G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में, जिसमें ट्रेडिशनल दवाइयों के ऊपर भी बात हुई थी, याद रखना है आपको। और WHO कब बना था, 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एधोनम घेब्रेयेसस, जो भी इनका नाम है। ठीक है, पढ़ा नहीं जाएगा भैया, कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है पहली फीमेल CM ऑफ अ पाकिस्तान प्रोविंस। ठीक है, अब पाकिस्तान का एक प्रोविंस आता है जिसका नाम है
पंजाब प्रोविंस, वहाँ की पहली सीएम कौन बनी है, फीमेल सीएम कौन बनी है, तो मरियम नवाज, इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ये सीनियर लीडर है किसकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। नवाज मतलब बोलने का मतलब है डॉटर ऑफ 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ की कौन आती है, ये बेटी आती है। तो ये पहली बार यहाँ पे क्या बनी है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोविंस की सीएम बनी है। शी वॉन द चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस एडमिस्ट अ वॉकआउट ऑफ लॉ मेकर्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, ठीक है। और इनको कितने वोट मिले थे, तो 370 में 71 में से कितने मिले हैं, 220 वोट इनको मिले हैं, तो अच्छे खासे जीती गई हैं। चलो अगला, उसके बाद आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगेन आप सबको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई जो किसके बारे में बात करती है, इंटरनेशनली जस्टिस के बारे में यहाँ पर बात करती है। कहता है जज नवाफ सलाम, लेबनान के हैं ये, वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपको याद रखना है 3 सालों के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर आपको जस्टिस, ज्यूरिसडिक्शन इसके बारे में प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, याद रखना है। और काम करना कब शुरू करा था, तो अप्रैल 1946 में। इस कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कितने जजेस होते हैं, 15। कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड फॉर अ 9-year टर्म बाय अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर सीट की बात करें तो वो कहाँ पर आते हैं, हेग, और हेग कहाँ पर आता है, नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए इसरो सैटेलाइट, अच्छा इसरो ने रिटायर कर दिया है एक सैटेलाइट को जिसका नाम था कार्टो सैटेलाइट, ठीक है। तो 17 साल इस सैटेलाइट ने हमें पूरी की पूरी इमेजेस वगैरह वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा, और अब इसका रिटायर होने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये खत्म हो रही है यहाँ पे। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, बेंगलुरु, और इसके चेयरमैन कौन थे, तो आप याद रखेंगे एस सोमनाथ, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे, इसे लॉन्च कब किया गया था, 2007, तो बहुत लंबा टाइम इसने निकाल लिया हमारे पास, और अब इसको क्या किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं आरबीआई। अच्छा ये न्यूज़ में आपको बिल्कुल, जो मैंने आपको पहली न्यूज़ कराई थी, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, अगर आपको याद हो तो, मतलब जो ब्याज का रेट है उसको इक्वल करने के लिए, ये पूरी की पूरी वही न्यूज़ है। आप इसे पढ़ लेंगे और वही बात बोली गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2015 में चली, फिर 5 सालों के लिए बढ़ी, फिर अब जून 2024 तक ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आप इसे कवर कर लेंगे। फिर आपको बताया था 410 एचएस, मतलब कि आइटम्स बताए थे मैंने आपको इजी भाषा में, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एफएटीएफ की न्यू वॉच लिस्ट आई है, जिसकी अगर हम बात करें ग्रे लिस्ट की, ठीक है। देखिए एक तो आपको याद रखना है कि एफएटीएफ के बारे में हमने अभी पहले ही बात करी है, इसके बारे में पहले हमने इसके बारे में बात की हुई है एफएटीएफ के बारे में, कि ये टेररिज्म हो गया, टेररिज्म फंडिंग होगी, फाइनेंशियल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए कहता है इसकी जो प्लेनरी मीटिंग हुई, अभी हमने पढ़ा था ना, एक तो मीटिंग इसकी फ्रांस में हो रही थी और एक यहाँ पर कब हुई है, तो फ्रांस में ही। इसने क्या करा है, किसको रिमूव कर दिया है, यूएई को, ठीक है। थोड़ा सा ये गलत हो गया यहाँ पे, ये यूएई इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, सक्सेसफुली फ्रॉम द वॉचडॉग्स ग्रे लिस्ट। अब ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए इस लिस्ट के अंदर ऐसे देश शामिल होते हैं जहां पे टेरर फंडिंग हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसी लिस्ट, 2 लिस्ट होती है, देखो ऐसे समझो, एक ब्लैक होती है, ग्रे होती है। ग्रे वो वाली है लिस्ट के लोग की कैटेगरी के अंदर ऐसे देश आते हैं जो कि मतलब जिन्होंने कभी ना कभी तो फंड करा होगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप, और जो अब सुधरना चाहते हैं, ठीक है। और एक वो होते हैं जो कभी नहीं सुधरना चाहते, तो वो ब्लैक लिस्ट के अंदर ही रहते हैं। और एक जो सुधरना चाहते हैं, जो कि अब हमारा साथ, मतलब इस एफएटीएफ का साथ देंगे इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए, उनको डाला जाता है किसके अंदर, ग्रे लिस्ट के अंदर। देखिए तो कहता है बारबोदास, उसके बाद जिब्राल्टर, युगांडा, इनको भी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। केनिया, नामीबिया, और इनको ऐड कर दिया गया है किसके अंदर, ग्रे लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है आपने इसको। और एफएटीएफ के बारे में हमने पिछले अभी इसमें पढ़ भी लिया था, साथ ही साथ हम इसके बारे में और भी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कितने मेंबर हैं इसके, 39। ये पिछला बोलने का मतलब है अभी आपने पढ़ा इस करंट अफेयर में। इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 2010 में। स्थापना कब हुई थी, 1989 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
पेरिस फ्रांस में, ठीक है। चलिए, तो लिखो, लिखा हुआ है ना कि सपोर्ट फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग आप सुधारना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसके साथ आ जाएगा आपके पास। चलिए अगला देखते हैं। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के क्या बने हैं यहाँ पर, एक CEO बने हैं, तो इनका नाम क्या है, सचिन जैन। अगर पेपर में आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा याद रखना है, सचिन जैन का नाम। स्थापना कब हुई है, 1987। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, लंदन UK में, ठीक है। तो बड़ी फैक्चुअल न्यूज़ है ये आपके पास। अगला देखते हैं, कहता है इंडिया इंट्रोड्यूस फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, ठीक है। सेप्टिक बोलने का मतलब हो गया कि एक तरीके से मैनुअल वर्क जो हो गए, ठीक है, जो मैन होल वर्क आते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, तो कहता है इंडिया के पहले सेप्टिक टैंक मैनहोल क्लीनिंग रोबोट ऑफरिंग एन एंड टू एंड सॉल्यूशन टू एलिमिनेट। आप सबको बताए कि जो लोग गटर में जाके सफाइयाँ करते हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इस तरीके का एक रोबोट बनाया जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, होमोसेप एटम, डेवलप्ड बाय स्टार्टअप इनक्यूबेटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ मद्रास, IIT मद्रास इसे खोलेगा। इस स्टार्टअप का नाम क्या होने वाला है, सोलिनास, जो कि क्या करेगा, एक रोबोटिक मतलब ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोग नहीं बोल सकते, सॉरी, ऐसे रोबोट को बनाएगा जो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट करेगा, क्लीन करेगा और मैनेज करेगा इस सफाई को, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लें तो अगर हम इसके बारे में बात करें, इसे कब मनाया जाता है, हर साल 2 अक्टूबर को, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके बारे में। RBI ने डायरेक्शन इशू करे हैं किसको, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, ठीक है, देख लेते हैं। कहता है एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फिगर सेक्शन 18 रीड। अब देखिए बेटा, इतना सेक्शन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे स्पेसिफिक, तो आपको इतना पढ़ के जाना है, ठीक है। बस इसको फैक्चुअल न्यूज़ है, आप देख लेंगे, इसको इतना काम की नहीं लगती मुझे ये, ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसमें पूरा का पूरा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आता है NSG के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NSG के बारे में अगर हम बात करें, NSG को सबको पता होगा, इनको ब्लैक कैट भी कहा जाता है और ये टेररिज्म काउंटर करने वाली एक यूनिट है पूरी की पूरी। अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने अभी आपके पास, तो आपको याद रखना है दलजीत सिंह चौधरी, और याद रखेंगे आप इसके बारे में, ठीक है। और क्या काम है इसका, काउंटर टेररिज्म, स्पेशलाइजेशन इन काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन, इन सब के बारे में ये बात करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1984 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो आप क्लियर रखेंगे, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला शायद ये लास्ट ही है, हाँ जी, ये लास्ट न्यूज़ आती है आपके पास। गगनयान मिशन में जो है, जो आप सबको पता है कि जो गगनयान मिशन है जो कि कब लॉन्च होने वाला है, एंड ऑफ 2024 में। इसमें 4 नाम यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए कौन कौन से हैं। कहता है प्रशांत बालाकृष्णन नैयर, जो कि एक कैप्टन आ गया आपके पास, कैप्टन अजीत कृष्णन, उसके बाद आता है कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला are the India's astronaut designate for गगनयान, और ये पहला क्रू मिशन होगा कहाँ पर, गगन के लिए, मतलब गगनयान, ठीक है। उसके बाद है 1984 विंग कमांडर राकेश शर्मा, ये पहले थे जो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, व्हेन ही फ्लू टू द सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन ऑन अ सोवियत स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। चलिए, तो ये होती है आपके पास न्यूज़ आज सारी की सारी। आई थिंक 60 या 61 न्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं, ये आप हमारे पास वाइंड अप होती है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।